नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको सामूहिक फार्म तथा राजकीय फार्म के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने बागवानी तथा डेयरी फार्मिंग के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं सामूहिक फार्म तथा राजकीय फार्म के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि सामूहिक फार्म किसे कहते हैं। तो सामूहिक फार्म की साम्यवादी परिभाषा इस भांति व्यक्त है। यह स्वेच्छापूर्वक संगठित सहकारी उत्पादक संघ है जहां उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी यहाँ जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर जो स्वामित्व होता है वो समाज का या सामाजिक होता है, जो मनुष्य को मनुष्यों के हाथों शोषण से दूर रखता है। यानी स्वामित्व जो होता है वो सामाजिक होता है, जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण ना कर पाए। वस्तुतः सामूहिक फार्मिंग परिवारों का एक आर्थिक कम्यून है जो अपने संसाधनों को एक स्थान पर जुटाकर अपने द्वारा अपने सदस्यों में से चुनी गई प्रबंध समिति के अधीन मिलजुल कर कार्य संपादित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है मिलजुल कर एक समिति के अधीन कार्य करता है सामूहिक रूप से। यह समिति फार्म पर प्रबंध करने का उत्तरदायित्व वहन करती है, अर्थात यह कार्य सौंपने, आय वितरण और आवश्यकता से अधिक हुए उत्पादन का निपटारा करने की अधिकारी होती है। तो ये जो समिति होती है वो सभी प्रकार के कार्य करती है, जैसे कि किसको काम सौंपना है, आय का वितरण किस तरह से करना है, और यदि उत्पादन भी अधिक हो गया है तो उसका निपटारा किस तरह से करना है। ये कार्य इस समिति के द्वारा किए जाते हैं। सभी कार्यरत सदस्यों को श्रमिक वर्गों में रखा जाता है और वर्गों के आधार पर कार्य सौंपे जाते हैं। तो श्रमिकों के वर्ग बना दिए जाते हैं और उसी वर्ग के आधार पर कार्य सौंप दिए जाते हैं। सामूहिक फार्म किसानों के हिसाब से करते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक कार्य दिवस के पूर्ण काम की दर से कुल कार्य संपादन की औसत मात्रा का मूल्य प्रत्येक कार्य के मानक कोटा को ध्यान में रख कर के निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ जो कार्य किया जाता है वो कार्य दिवस के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सामूहिक फार्म की उपज राज्य को निर्धारित दर पर बेचनी पड़ती है, जो औसत उत्पादन का एक निश्चित भाग होता है। तो जो उत्पादन होती है वो भी एक निर्धारित दर पर बेचनी पड़ती है। रूसी व्यवस्था में दो प्रधान संगठन इकाइयां कार्यरत है, जिसमें सामूहिक का नाम दिया गया है कोलखोज और जो राजकीय है उसको नाम दिया गया है सोवखोज फार्म। कोलखोज की भूमि हमेशा के लिए पट्टे पर सामूहिक इकाई को सौंप दी जाती है। यह एक समिति के निर्देशन में कार्य करती है। समिति कोलखोज के सदस्यों में से चयनित होती है। तो जो कोलखोज के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किन्हीं सदस्यों का चयन कर करके समिति का निर्माण किया जाता है। इस कोलखोज के सभी सामान, मवेशी, इमारत आदि सामूहिक संपत्ति होते हैं। यानी जो भी सामान होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरा सामूहिक रूप से होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कोलखोज को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। आरंभ में कोई पारिश्रमिक नहीं था और सदस्यों को कृषि उत्पादन अथवा नकदी के रूप में कार्य दिवस इकाइयों के आधार पर गणना करके चुकाया जाता था। मजदूरी अदायगी के निर्धारण का आधार पूर्ण किया गया कार्य, उसमें व्यतीत समय और वांछित कौशल था। तो जो मजदूरी दी जाती थी उसका आधार था कि किस तरह से कार्य पूर्ण किया गया है, उसमें कितना समय व्यतीत किया गया है और उस व्यक्ति में स्किल किस प्रकार का है। इस आधार पर जो मजदूरी है वो दी जाती थी। 1966 से गारंटी युक्त मासिक नगद अदायगी की व्यवस्था आरंभ हुई। इससे अदायगी भरोसेमंद बन गई। यानी 1966 से क्या हो गया कि महीने के आधार पर जैसे सैलरी दी जाती है उस प्रकार से नगद पैसे दिए जाने लगे और पूर्व की भांति अतिरिक्त लाभ होने की स्थिति पर निर्भर नहीं रही। पहले
राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उत्पादन, टैक्स, नवीन उपकरण, पेंशन व सांस्कृतिक फंड के व्यय निकालकर होने वाली अतिरिक्त लाभ की स्थिति में ही पारिश्रम का भुगतान होता था, परंतु अब मासिक पारिश्रमिक के रूप में दिया जाने लगा। तो पहले तो जो अतिरिक्त उत्पादन होता था उससे जो लाभ होता था उसके आधार पर पैसा दिया जाता था, लेकिन बाद में व्यवस्था चेंज होकर के महीने के रूप में, सैलरी के रूप में दिया जाने लगा। सदस्यों को अब भूमि का छोटा मोटा टुकड़ा, 2-4 मवेशी और व्यक्तिगत उपयोग हेतु रखने की अनुमति है। तो अब जो सदस्य थे इसमें क्या होगा, वो अपना पर्सनल कोई जमीन का छोटा टुकड़ा रख सकते थे और 2-4 मवेशी भी रख सकते थे। कोलखेज व्यवस्था सहनीय मात्र थी, उत्साहवर्धक कहीं नहीं जा सकती, परंतु कृषि अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो कोलखेज जो व्यवस्था थी वो इतनी उत्साहवर्धक नहीं थी, लेकिन फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था में इसका जो महत्व है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोलखेज फार्म व्यवस्था अत्यधिक मशीनीकृत है और इन मशीनी फार्मों का संचालन मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों द्वारा होता है। ये राज्य द्वारा उपयुक्त केंद्रों पर संचालित है। इन केंद्रों पर ट्रैक्टरों, कंबाइनों व हार्वेस्टरों को सामूहिक फार्मों के उपयोग हेतु रखा जाता है। इनकी सेवाएं वस्तु अदायगी के आधार पर प्राप्त की जाती है। रूस में सामूहिक फार्मों का औसत आकार देश के पश्चिमी भागों में 250 हेक्टेयर से लेकर दक्षिण मध्य साइबेरिया में 2000 हेक्टेयर के मध्य भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो जो इसका जो आकार है वो 250 से लेकर के 2000 हेक्टेयर के बीच में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं राजकीय फार्म या स्टेट फार्म्स के बारे में। राजकीय फार्म सोवखोज राज्य द्वारा स्वामित्व में संचालित होते हैं। तो जो राजकीय फार्म होते हैं उस पर जो स्वामित्व होता है वो समाज का न होकर के राज्य का होता है। इनके कार्यकर्ताओं को राज्य वेतन देता है। तो जो वेतन भी होता है इसमें वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। ये फार्म भी अधिक मशीनों से लैस है और इन्हें विशाल स्तर संगठन के लाभ उपलब्ध होते हैं। ये आकार में बड़े फार्म हैं और विकासशील नवीन देशों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये जो फार्म होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और नई जो टेक्नोलॉजी है इनमें काम में लाई जाती है। इनका एक काम नवीन बीजों का विकास करना है। इनका जो एक प्रमुख काम है वो नए बीजों का या नवीन बीजों का विकास करना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं सोवखोज को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से सोवखोज होता है। रूस में कृषि सुधार व विकास में इनका महत्वपूर्ण योग है, परंतु राजकीय फार्मों की तुलना में रूस में सहकारी फार्मों की संख्या अधिक है। तो कृषि सुधार में रूस में इनका जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, परंतु यहाँ पर राजकीय फार्म की तुलना में जो सहकारी फार्म है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। राजकीय फार्म अधिकांशतः कृषि की ऐसी अनुसंधान इकाइयां हैं जहां विशेष ज्ञान व खोज होती हैं। तो राजकीय जो फार्म होते हैं वहां विशेष प्रकार का खोज या अनुसंधान किया जाता है, परंतु सामूहिक फार्म में रूस की अधिकांश उपज का उत्पादन होता है। सामूहिक फार्मों पर व्यक्तिगत किसानों को दिए गए प्लाटों का विशेष महत्व होता है। उनकी उपजों में प्रधानतः आलू, साग सब्जी, मांस, अंडे, दूध, कुक्कुट उत्पाद है जिनका राष्ट्रीय उत्पादन में उच्च स्थान है। इन फार्मों पर सदैव वर्तमान समस्या ऐसे कार्यकर्ताओं की है जो निजी खेतों पर काम करते हैं और सामुदायिक कार्य की अवहेलना करते हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप इस विषय का विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहें तो यहाँ बुक रेफरेंस दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।